नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम छत्तीसगढ़ में किसान, मजदूर और आदिवासी आंदोलनों को समझेंगे। हमारा आधार होगा राम कुमार बेहार जी की छत्तीसगढ़ के इतिहास की किताब। हम डायरेक्ट उसी किताब से पढ़ेंगे, और अगर पिछला जो चैप्टर्स हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं, मतलब हमारा इतिहास करीब करीब ख़त्म हो गया, प्लेलिस्ट नीचे डाल देंगे, तो वहाँ से आप पढ़िएगा। कई लोग को समस्या ये होती है कि भैया इतिहास याद नहीं होता। तो पहली समस्या का इलाज यही है कि इतिहास की कहानी समझो। जब आप कहानी समझोगे ना तो याद होने लगेगा। आप केवल फैक्ट रटोगे कि गांधी जी इस सन में आए, कंडेल नगर इस सन में हुआ, सुंदरलाल शर्मा ये करने गए थे। आप कहानी समझोगे तो फिर वो अपने आप याद होने लगेगा कि अच्छा गांधी जी आए, फिर ट्रेन से उतरे, फिर ये मिले, फिर वो हुआ। तो फैक्ट याद हो जाएंगे। दूसरा, छत्तीसगढ़ के इतिहास के सवालों की अब जो प्रकृति है वो थोड़ा सा यहीं से, अभी आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। पिछले जो सवाल आए हैं पिछले एक आध सालों में, आप उनको देखिएगा, आपको सब सवाल बन जाएंगे, क्योंकि सवाल यहीं से आ रहे हैं। तो क्यों नहीं बनेंगे? तो इसलिए ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। पहले हम पढ़ते हैं किसान आंदोलन। शुरू में तो भूमिका है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये सबसे सवाल आना नहीं है। हम लोग कोशिश ये की है कि जो काम की चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करने का, तो वो ग्रुप में एक साथ जब हो जाएगा ना तो पीडीएफ डाल देंगे। अब जमींदारी प्रथा के बारे में है कि जमींदारी प्रथा का उद्देश्य ये होता था कि किसानों से ज़्यादा धन उगाया जा सके। मतलब अगर आप धन नहीं दे सकते तो फिर आपसे जबरन काम कराया जाता था और उसके बदले में पैसा नहीं दिया जाता था। इसी को बेगार प्रथा बोलते थे। कई लोग इस शब्द को नहीं समझ पाते कि बेगार क्या होता है। बेगार मतलब वही है कि यार, अगर तुमको पैसा देना है मेरे को, तुम वो नहीं दे पा रहे, तो तुम आके मेरे घर में काम करो, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। और बेगार प्रथा के खिलाफ बस्तर जैसे पिछड़े अंचल में अंग्रेजी सरकार से शिकायत की गई। इसके अलावा राजनांदगांव के जो सामंतीय शासक हैं, ये महंत घासीदास, इनको 1870 ईस्वी में अंग्रेजों ने गद्दी सौंपी। ये भी एक फैक्ट आपको पता रहना चाहिए कि जो राजनांदगांव के शासक घासीदास जी हैं, उनको अंग्रेजों ने गद्दी सौंपी थी, वो पहले से राजा नहीं थे। तो ये एक फैक्ट बहुत जरूरी है कि इनके जो सामंती शासक महंत घासीदास हैं, इनको अंग्रेजों ने गद्दी सौंपी। और जब नगर के रूप में विकसित होने पर वहां बेगारी की प्रथा बढ़ी। अब भाई राजनांदगांव में गद्दी सौंपी, अब उसके बाद क्या हुआ कि काम कराने लगे जबरदस्ती, तो बेगारी प्रथा बढ़ी, उससे किसान परेशान होने लगे। तो सेवता ठाकुर के नेतृत्व में किसानों ने बगावत कर दी। किसके नेतृत्व में बगावत हुई? तो उनका नाम था सेवता ठाकुर। तो आपको एरिया समझ में आया कि यार बस्तर में भी हो रहा है, राजनांदगांव में भी हो रहा है, सरगुजा में भी हो रहा है। सरगुजा में भी यही दृश्य देखने को मिला बेगारी के खिलाफ। फिर खालसा क्षेत्र में धमतरी जागरूक क्षेत्र था। खालसा मतलब वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन थे। एक तो था राजाओं के अधीन होना, दूसरा अंग्रेजों के अधीन होना। तो खालसा क्षेत्र जो है उसमें धमतरी क्षेत्र जो था वो जागरूक था। इस एरिया में सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले, ये सभी ने किसानों की समस्या को गंभीरता से उठाया। तो ये आपको एक मेन फैक्ट, आपको दो फैक्ट ज़्यादा जरूरी है। पहला फैक्ट ये कि जो राजनांदगांव के सामंत थे महंत घासीदास, उसको अंग्रेज गद्दी में बैठाए थे 1870 में। दूसरा, जब राजनांदगांव में बेगारी के खिलाफ आंदोलन हुआ तो वो करने वाले थे सेवता ठाकुर। एगेन्यू 1818 में ब्रिटिश अधीक्षक बन के आते हैं, एडमंड फिर एगेन्यू, वो पढ़े थे हम लोग। और वो क्या करते हैं, परगनों में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया जाता है, और परगनों का जो मुख्य अधिकारी है वो कमाविंसदार को बनाया जाता है। और जो कमाविंसदार था उसको नगद वेतन दिया जाता है। तो मतलब समझ लीजिए छत्तीसगढ़ का एक पुनर्गठन किया जाता है कि परगनों में विभाजित करो, कमाविंसदार को उसका अधिकारी बनाओ, और उसको नगद वेतन दो। किसानों से अधिक कर वसूलने के साथ साथ वसूल करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। मतलब इनका ये था अंग्रेजों का कि यार, किसानों से ज़्यादा लूटना है, लेकिन भ्रष्टाचार ना करें। मतलब समझ लो लूट के अपने पास रख लिए तो दिक्कत होती है ना। तो बोले कि तुम लूटो खूब ज़्यादा, लेकिन पहुंचाओ हमारे पास, बीच में भ्रष्टाचार मत करो। तो इसीलिए अगेन्यू जो प्रयास किया, इससे राजस्व में 21% की वृद्धि हुई, ये लिखा है। अब राजस्व वृद्धि से नुकसान नुकसान तो किसानों को ही होगा भाई, ज़्यादा लूट रहे हैं। अब समझो किसान है,
और इधर अंग्रेज हैं। तो अगर इनको ज़्यादा राजस्व मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, किसानों से ज़्यादा लूटा जा रहा है, तो किसानों का तो शोषण होगा ही। तो इससे किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन मराठाओं के समय बोलते हैं कि वो अनुचित मांग भी करते थे कि ये भी दे दो वो भी दे दो, थोड़ा सा लूट ज़्यादा थी, शोषण ज़्यादा था। उससे राहत मिली कि भाई ये टैक्स है इतना दे दें तो खत्म हो जाएगा। ये था मराठों के समय, वो जो लूट व्यवस्था चालू हो गई थी ना, कि जितना लूट सकते हो लूट लो, वो थोड़ा सा कम हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ। अब सत्याग्रह है कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह की जो कहानी है, उसमें आप अपन पहले भी पढ़े थे कि छोटेलाल श्रीवास्तव नेतृत्व करता थे, जो वहाँ के मालगुजार थे। कहानी ये है कि इसी से समझते हैं। 1915 में रुद्री बांध बन के तैयार हुआ। आपको भी पता होगा, भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं कि महानदी में रुद्री बांध बना। अब वो बांध बना तो आसपास के गांव में नहर से पानी देना था। तो सिंचाई विभाग चाहता था कि सभी गांवों से समझौता कर लें यार 10 साल का, कि हम इतना पानी देंगे, तुमको ये इतना पैसा देना है। तो वो कंडेल गांव के लोगों से भी समझौता करना चाहते थे कि भाई 10 साल के लिए तुम इतना दे देना। लेकिन कंडेल गांव के लोगों को लगा कि यार जो राजस्व की राशि वो तो बहुत ज़्यादा है, इतने में तो हम अपना तालाब खोद के सिंचाई कर लेंगे। तो तैयार नहीं थे वो देने के लिए। अब इनको लगा भाई नहर निकल रही, पानी देंगे तभी तो कमाई होगी। तो एक दिन क्या किया, नहर का पानी खोल के बहा दिए उस गांव के खेतों में, और बोले कि तुम जबरदस्ती चोरी की हो, पानी चोर हो, और उनके ऊपर जुर्माना थोप दिए। बाकी लोग बोले यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो उनके नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिए, जैसे छोटेलाल श्रीवास्तव, उनके भाई थे लालजी श्रीवास्तव, इनको गिरफ्तार कर लिए। अब वो गिरफ्तार हुए तो ग्रामीण फिर भी विरोध करने लगे। तो इस जो आंदोलन का नेतृत्व फिर बाकी लोग करने लगे, जैसे सुंदरलाल शर्मा, नत्थूजी जगताप, नारायण राव मेघावाले, ये सब समर्थन किए। अब इन लोग क्या किए, जो इनका राजस्व था, जो मतलब क्या बोलेंगे जुर्माना लगाए थे, वो वसूलने गए। अब किसानों के पास कहाँ पैसा रहता था, तो उनके जानवर जब्त कर लिए। बस वही करते थे अंग्रेज, जानवर जब्त कर लेते थे, ले जाके नीलामी करते थे, जो पैसा मिलता था वो रख लेते थे। तो जब नीलामी करने ले जा जानवर जब्त करके जब बाजारों में नीलामी करने ले जाते थे, तो वहाँ के जो लोग थे, मतलब ये जो सत्याग्रही थे, वो उस गांव पहुंच जाते थे और लोगों को समझाते थे कि भाई अंग्रेज ना जबरदस्ती जानवर लेके आए, मतलब शोषण कर रहे हैं हमारा, तुम ये जानवर मत खरीदना। तो कहीं लोग जानवर नहीं खरीदे, मतलब समर्थन किए सत्याग्रह का। अब क्या हुआ, सुंदरलाल शर्मा जी गए गांधी जी के पास कि यार बहुत गलत हो रहा है, आप चलो। जब गांधी जी बोले ठीक है मैं आऊँगा, तो अधिकारियों की आँख खुली कि यार गांधी जी आ जाएंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये फिर उसकी जांच बैठाए। जांच बैठाए तो उनको पता लगा कि यार पानी यानी चोरी नहीं किया, तो जबरदस्ती छोड़े थे। तो फिर वो बोले कि ये गलत हुआ है, इनकी जो इनके ऊपर जो जुर्माना लगाए थे 4,303 रुपये, उसको माफ़ कर दिए, उनके जानवरों को वापस कर दिए। और जब गांधी जी आए छत्तीसगढ़, तब उनको पता लगा कि सत्याग्रह सफल हो गया। फिर भी गांधी जी फिर जाते हैं दमतरी। तो ये कहानी है कंडेल नहर सत्याग्रह की। ये बेसिक कहानी है जो आपको पता रहना चाहिए। अब ये कहानी मेरे को भी नहीं पता थी बहुत ज़्यादा। अभी जब ये किताबों में रहती ना, हम तो वही रटते थे कि ये सत्याग्रह हुआ, छोटेलाल श्रीवास्तव, सुंदरलाल शर्मा, नत्थूजी जगताप। एक ये तरीका है कि ये तरीका है। इस तरीके से कम अगर कथन वाले सवाल आए तो आपसे बन भी जाएंगे। अगला 1937 ईस्वी में डोंडी लोहारा और दुर्ग जिले के अंचल किसानों ने संगठित होकर आवाज़ उठाई। तो जो ये वाला एरिया है, डोंडी वाला, दुर्ग वाला, तो इस एरिया में जो मेन नेतृत्व करता थे वो थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा, सरयू प्रसाद अग्रवाल। इन लोगों ने उसका नेतृत्व किया। डोंडी लोहारा में दिक्कत ये थी कि एक मनीराम पांडे नाम का आदमी था। वो आतंक करता था, मतलब वो किसानों का शोषण करता था, ज़्यादा राजस्व वसूलता था। तो उसका जो आतंक फैला था, उससे निजात फैलाया गया। तो डोंडी लोहारा में मनीराम पांडे के खिलाफ मैन आंदोलन होगा। इसके अलावा वली मोहम्मद ने भी डोंडी लोहारा के आंदोलन में सराहनीय योगदान दिया। तो इस आंदोलन में, डोंडी वाले में, वली मोहम्मद का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऐसा है कि अग्रवाल बंधु, वली मोहम्मद कौन कौन थे, तो दोनों होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इस सत्याग्रह में 94 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डोंडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था, यह अपवाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई आंदोलन ऐसा सीधा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, यह आंदोलन वहाँ के जमींदार के खिलाफ था, जिसका नाम था मनीराम पांडे।
मनी नाम ही से याद रखना, मनी मनी हमको चाहिए बोलता रहा होगा, तो उसके खिलाफ आंदोलन कर दिए। फिर ये डेट अगर याद रहे तो कर लेना, 5 मई 1939 को ग्राम कुसुम कसा के निकट एक विराट किसान सम्मेलन हुआ। यह पूर्णतः अहिंसक और अनुशासनबद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का दूरगामी प्रभाव पड़ा। निस्तार की समस्या हर गांव के किसानों की समस्या थी। इस संदर्भ में कोई नियम न थे, परंपराओं के आधार पर चल रहा था। इस आंदोलन के फलस्वरूप निस्तार संबंधी कानून बनाए गए। निस्तार मतलब वही होता है कि भाई जैसे जानवर है गांव के, अब वो कहाँ, गांव के जानवर कहाँ इकट्ठे होंगे, तो ये सब परंपराओं से चल रहा था। अंग्रेज बोले हम नहीं मानते परंपरा, तो निस्तार के कानून बनाए गए। इसके बाद मतलब ये जो सम्मेलन हुआ, ये जो आंदोलन हुआ, इसके बाद कानून बनाए गए निस्तार के से रिलेटेड। अगला सारंगढ़ रियासत की बात करें तो रियासतों में सारंगढ़ रियासत में किसानों की दशा सुधारने के लिए काउंसिल ऑफ एक्शन के सभापति ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सारंगढ़ नरेश को पत्र लिखकर राजा बहादुर का ध्यान प्रजा की दयनीयता, मालगुजारों द्वारा बढ़ाई गई करों का बोझ, कृषकों के मवेशियों की नीलामी आदि की ओर आकृष्ट किया। मतलब सारंगढ़ में भी ये जो समस्या थी कि प्रजा की स्थिति खराब थी, मालगुजार कर बढ़ा दिए थे, मवेशियों की नीलामी होती थी, इसके लिए भी ठाकुर साहब पत्र लिखते हैं, ठाकुर प्यारेलाल। सारंगढ़ रियासत में जनता से लिए जाने वाले चेरी नामक कर के विरोध में, अब ये देखो, ये पूछ सकता, कभी भी पूछ सकता है, और आप बोलोगे यार ये कहाँ से आया चेरी, तो ये कर लिया जाता था सारंगढ़ रियासत में जनता से, चेरी नाम का कर, चेरी ब्लॉसम, चेरी कुछ भी याद कर लो, में परसा डी के गौटिया दानीराम पटेल ने 1941 में जंगल सत्याग्रह किया था। तो ये चेरी नाम का कर था। करने वाले इसके खिलाफ कौन थे? परसा डी के गौटिया दानीराम पटेल। ये क्या किए? जंगल सत्याग्रह किए। ये भी आपको पता रहना चाहिए। सारंगढ़ में किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत थे। सारंगढ़ नरेश राजा जवाहिर सिंह ने 5 फरवरी 1939 को रियासत में ली जाने वाली बेगार की समाप्ति की घोषणा की। सारंगढ़ का इसीलिए कहानी कि भाई उनको लगा कि सही बात है, बेगार गलत है, जबरदस्ती बिना पैसा दिए आप काम नहीं कर सकते, तो खत्म किया गया। तो सारंगढ़ में दो चीज ध्यान रखना, एक चेरी नाम का कर, दूसरा वहां के राजा ने बेगार की समाप्ति की, जो राजा जवाहिर सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू से याद कर लेना, नाम कुछ भी याद कर लेना, तो उन्होंने इसकी घोषणा की। अगला है मजदूर आंदोलन। तो छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक दौर का संबंध, छत्तीसगढ़ में यार मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में हुआ। वहाँ क्या हुआ, एक बीएनसी मिल थी, मजदूर वहीं होंगे ना जहाँ फैक्ट्री होगी, तो फैक्ट्री हमारे यहाँ बाकी तो थी नहीं, तो वहीं फैक्ट्री थी, वहीं मजदूर हुए, उन्हीं मजदूरों का आंदोलन था, और उसका प्रेरणा स्रोत थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में ही वो आंदोलन हुआ। तो कहानी ये है कि सीपी मिल्स एक बनती है शुरू में, सीपी मिल्स, ये बनती है 23 जून 1890 को। कौन बनाता है? इंग्लैंड के मैकबेथ ब्रदर्स और राजनांदगांव के रियासत के राजा बलराम दास, ये दोनों सहयोग से बोलते हैं कि यहाँ पे सीपी मिल्स बनाते हैं। 5 एकड़ में बढ़िया खड़ा कर लिए, और कपड़े के व्यवसाय करने के लिए किया। 94 से इसका उत्पादन चालू हो गया। बलराम दास जो राजा थे वो संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। संचालक के रूप में केदारनाथ जी ने चालू किया। और ये जो मैकबेथ ब्रदर थे, जेके क्या नाम था उनका, जेवी मैकबेथ, वो बंबई में रहते थे। लेकिन फिर दिक्कत ये आई कि फिर कंपनी का घाटा बढ़ने लगा, तो 97 में मिल को बेच दिए। मिल को बेच दिए तो नया मालिक जो है उनका नाम, उस मिल का नाम रख दिए बंगाल नागपुर कॉटन मिल। बंगाल नागपुर इसलिए कि बंगाल से नागपुर वाले रूट में बीच में राजनांदगांव है, तो इसलिए उसका नाम रख दिए होंगे बीएनसी मिल। मतलब नागपुर कलकत्ते के मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र का एकमात्र उद्योग था। और मिल के नए मालिक मेसर सॉवालिस कंपनी कलकत्ता, मतलब कलकत्ता के मालिक थे, नागपुर के पास फैक्ट्री खोजे, तो इसीलिए रख दिए होंगे बंगाल नागपुर। अब पहला मजदूर आंदोलन क्या होता है? तो पहला मजदूर आंदोलन राजनांदगांव रियासत में हुआ। देखो अब ये सवाल ना पीएससी या किसी में आया है कि किसको छत्तीसगढ़ का पेरिस बोलते थे, कहीं नहीं मिलेगा आपको वो। कहाँ मिलेगा? ये इतिहास से मिल रहा है कि अपने सौंदर्य के कारण राजनांदगांव कभी छत्तीसगढ़ का पेरिस कहलाता था। कहाँ से खोज लोगे भाई ये कथन?
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रंथ अकादमी का महत्व कम नहीं हुआ है। अब प्यारेलाल जी के बारे में, तो प्यारेलाल जी का एक ध्यान रखना कि ये जो माधवराव सप्रे थे, जो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक थे, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकाले, टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखे, उनके गुरु थे प्यारेलाल के। माधवराव सप्रे गुरु थे, मतलब सप्रे जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे प्यारेलाल ठाकुर, ऐसा समझिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। और होता क्या है कि राजनांदगांव में प्रैक्टिस करते हैं तो मजदूर लोग के संपर्क में आते हैं। मजदूर बताते हैं कि भाई सुबह 5 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे तक काम करते हैं, शोषण हो जाता है। अब कोई भी सामान्य आदमी आपको कोई बताएगा तो आपको लगेगा यार बहुत समस्या है ये तो, मतलब इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्हीं के लिए बोलते हैं। वो जो सूर्यास्त के समय मजदूर इनको अपनी कहानी बता रहे थे ना, तो उसके बारे में हरि ठाकुर जो इनके बारे में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि उस दिन सूर्यास्त के समय राजनांदगांव के मिल मजदूरों का भाग्योदय हो रहा था। वो सूर्यास्त रहा है, लेकिन वो क्योंकि अपनी कहानी ठाकुर प्यारेलाल को बता रहे हैं, तो उनका भाग्योदय हो रहा है। क्योंकि अभी तक उनको पता ही नहीं मजदूरों को करना क्या है, अब उनको अपना पथ प्रदर्शक मिल गया ठाकुर प्यारेलाल। क्योंकि मजदूर असंगठित थे, तो पहली जरूरत है कि वो संगठित हो, भाई बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या किए ठाकुर प्यारेलाल, अब समय निकाल के कर्मचारी मजदूर सबसे मिलने लगे, उनकी समस्याएं सुनने लगे, उनके कार्यक्रम बनाने लगे। और कुछ दिन के पश्चात एक मजदूर संगठन की अध्यक्षता में मजदूर यूनियन बनवा दिए। तो अब उनका एक संगठन बन गया, और जब यूनियन बन गया तो उससे कुछ मांग रखी गई। क्या क्या मांग रखी गई? पहली मांग रखी गई, अब ये सवाल सीधे आएंगे कि क्या मांग रखी गई, 1 2 3 4 कौन सी सही है। पहली थी कि कार्य की अवधि 8 घंटे की जाए, भाई सुबह से रात तक कोई थोड़ी करेगा। दूसरा, जो कार्य की स्थिति वर्किंग कंडीशन उसमें सुधार किया जाए। हम जा रहे हैं वहां, मान लो पूरा स्थिति खराब है, गंदगी है पूरा, तो उसमें कौन काम कर पाएगा। और तीसरा था कि पैसा बढ़ाया जाए, वेतन बढ़ाया जाए। ये वो मांग रखते। उस समय पुरुष मजदूरों का वेतन था 2 आना, महिलाओं का था 1.5 आना। अब ये देते हैं कि यार हड़ताल करेंगे अगर नहीं दोगे तो, वो ध्यान ही नहीं देते हैं, छोटी मोटी उन लोग के लिए तो नई चीज थी ना। तो दिसंबर 1919 ईस्वी को बीएनसी मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। अब यही मैं बोल रहा हूँ आपको, किताब में 1920 मिलेगा, अभी शायद ये कथन आ गया था सीधा सीधा, तब सोचे 1920 है, इसमें लिखा है दिसंबर 1919, तो ये सही है ना। दिसंबर 1919 को ये हड़ताल करेंगे, 37 दिन तक हड़ताल चलेगी। और हड़ताल तोड़ने के लिए मिल कर्मचारी सभी प्रकार का प्रयास करे, असफल हो गया। वीवी गिरी जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, वो मजदूर नेता थे। वो राजनांदगांव पहुंचते हैं, हड़ताल के संचालन में ठाकुर साहब को सहयोग देते हैं, और ये हड़ताल सफलतापूर्वक चलती है। आंदोलन 37 दिन तक चलता है। अंततः मांग स्वीकार की जाती है, उनके वेतन में वृद्धि की जाती है, काम के घंटे कम किए जाते हैं और सुविधाएं दी जाती। तीन ही तो मांग थी कि वेतन बढ़ाओ, काम के घंटे कम करो और सुविधाएं दो। तो उस चीज़ों को मान लिया जाता है। इससे क्या हुआ कि पहला तो छत्तीसगढ़ का पहला आंदोलन, वो भी सफल मजदूर आंदोलन हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन में भी ये चर्चित हुआ, क्योंकि वीवी गिरी आए थे, बाकी चीजें हुई, तो एक बड़ी चीज हुई। राजनांदगांव के इस मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के अलावा शिवलाल मास्टर, शंकर राव खरे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनका नाम भी ध्यान रखना, शिवलाल मास्टर, शंकर राव खरे, इनका। मजदूरों की मांगे तो पूरी हो गई, लेकिन प्रशासन इसका गुस्सा नेताओं के ऊपर निकाला, ये जो करने वाले थे। ठाकुर साहब को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। उनको बोला गया कि ये भड़काए हैं, इनको निष्कासित करो पहली चीज, फिर कुछ कर देंगे। तो ठाकुर साहब याचिका प्रस्तुत किए, लेकिन तो गवर्नर ने निष्कासन आदेश निरस्त कर दिया कि नहीं, निरस्त करते हैं इस आदेश को। इस सफल आंदोलन में ठाकुर साहब भी खूब ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद दूसरा आंदोलन होता है, 1924 में पुनः आंदोलन करते हैं। अब एक बार कोई सफल हो गया तो हौसले तो बिल्कुल बुलंद हैं कि भाई कुछ फिर से करते हैं। तो समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं, लंबे समय तक चलता है, गिरफ्तारियां होती हैं,
और रियासत को लगता है कि भाई ये तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, राजा था वहाँ, वहीं राजा थे, तो फिर गिरफ्तारी भी करते हैं, दमन भी करते हैं। और दमन होगा तो फिर इनका भी तो संयम टूटेगा ना। मतलब भाई आप शांतिपूर्ण कर रहे हैं, सामने वाला दमन करे पड़ा है, तो आपका भी कितना धैर्य रहेगा, वो भी मजदूरों का। ठाकुर साहब तो अहिंसावादी थे। ठाकुर प्यारेलाल बोले कि भाई अहिंसा से रहना, प्रेम से रहना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत हुई कि वही हुआ, एक जाति भोज था, उसमें एक सिपाही जूता पहने हुए वहां चले गया, और वो क्या किया, खाना बनाने के बर्तनों को लात से ठोकर मार दी। मतलब समझ लो सिपाही गया और जाके जो खाना आना बर्तन था उसमें लात से मार दिया, जूते से अपने। अब एक बाबू गंगाधर राव को एक मजदूर ने थप्पड़ मार दिया। तब गुस्सा तो आएगा मजदूरों को कि हमारे मतलब बर्तन को लात से मार रहा है, तो थप्पड़ मार दिया होगा। इससे पुलिस को मौका मिल गया हस्तक्षेप करने का, तो 13 मजदूर नेता हिरासत में ले लिए गए। इससे भाई शांत हो गए। अब समझो कहानी, समझो कि एक घुसा पुलिस वाला, जाके लात मार दिया, तो वो गुस्सा है, एक को वो थप्पड़ मार दिए, पुलिस को मौका मिल गया तो 13 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिए और 144 लगा दिए कि तुम अब मजदूर एक जगह नहीं वो कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। और इनके ऊपर जो हिरासत में लिए थे उन पे मुकदमा चालू किया। जब सुनवाई हो रही थी तो न्यायालय को चारों ओर से मजदूर घेर लिए, विरोध किए। ठाकुर प्यारेलाल गए, बोले यार कुछ गड़बड़ मत करना, और मुश्किल से शांत किए। अब मजदूरों को न्यायालय से पुलिस ले जा रही थी जेल, तो जो मजदूर थे उनके रिश्तेदार थे, वो आक्रमण किए पुलिस के ऊपर, उनको छुड़वा लिए। लेकिन पुलिस अधिकारी उनको फिर से गिरफ्तार कर लिए। तो इस टाइप की कहानी चलती। दूसरे मजदूर आंदोलन के दौरान पुलिस गोली चलाई, उसमें एक मजदूर मारा गया, 12 घायल हुए। ठाकुर साहब भर्त्सना करते हैं कि तुम गोली तो नहीं चला सकते, और वो फिर गवर्नर से इसकी शिकायत करते हैं। लेकिन रियासत प्रशासन ठाकुर साहब को मतलब जब वो शिकायत करते हैं तो रियासत बोलती है ये ठाकुर के कारण ही, ठाकुर प्यारेलाल के कारण ही ये सब हो रहा है, इसको, ये अगर रहेगा तो यहाँ की शांति व्यवस्था खराब हो जाएगी, तो इसको यहाँ से निष्कासित करना चाहिए। और उनको निष्कासित कर देते हैं। तो इस तरीके से ठाकुर साहब निष्कासित हो जाते हैं और ये दूसरा मजदूर आंदोलन खत्म होता है। अब तीसरा आंदोलन चालू होता है। इसमें मजेदार ये है कि अब ठाकुर साहब निष्कासित होके रायपुर में रहने लगते हैं। तो अब इन लोग क्या करते हैं, मजदूर नेता ठाकुर साहब जो है वो अनुपस्थित है, तो मिल प्रशासन ना परेशान करने लगा। अब क्या किया, इनका वेतन जो बढ़ाया था उसमें और कटौती कर दिया, 10% कटौती कर दिया कि तुम्हारी पैस जो वो है उसमें कटौती की जाती है। वेतन में कटौती बड़ी चीज है ना, आप अगर कमाते हो आपके पैसे में कटौती कर दे। तो इस टाइप का चल रहा था। मिल प्रशासन मजदूर संगठन को तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि अब ठाकुर प्यारेलाल है नहीं, तो उनको लगा इनको तोड़ देते हैं, ये नहीं तो दिक्कत है। ठाकुर प्यारेलाल रायपुर में रहते थे, राजनांदगांव से वो निष्कासित थे। लेकिन ना एक रूल था कि रेलवे स्टेशन रियासत के अंदर नहीं आता। तो ठाकुर साहब उस रूल का फायदा उठाए। वो बोले यार राजनांदगांव से मैं निष्कासित हूँ, रेलवे स्टेशन में तो बैठ सकता हूँ राजनांदगांव के। तो जाके वहां के जो विश्राम गृह था, रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम था, वहां जाके मजदूरों से संपर्क करने लगे। तो वही है, मतलब मिल प्रशासन तोड़ने में लगा हुआ था। रेलवे स्टेशन का क्षेत्र रियासत क्षेत्र का नहीं माना जाता। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर ठाकुर साहब राजनांदगांव आते रहे और रेलवे स्टेशन के विश्राम गृह में रह के मजदूरों से संपर्क करते रहे। समझौता वार्ता के लिए मिल प्रशासन बाध्य हुआ। मिस्टर रुइकर ने वार्ता चलाई और अधिकारियों को झुकना पड़ा। समझौता मजदूरों के पक्ष में भी नहीं था। लगभग 6,600 मजदूर रोजी रोटी से वंचित हो गए। मतलब इनका ये था कि यार हमारी फैक्ट्री ना डूबने वाली है, तो इनका वेतन कम कर रहे हैं। तो फिर समझौता हुआ, रुइकर जो मीडिएटर थे। लेकिन आखिरी में ये हुआ कि भाई भले वेतन जो भी रहे, 600 लोग को हम कटौती कर देंगे। तो बेकार मजदूर हुए, को 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ, और लगभग 11 माह तक मिल बंद रहा, कपड़े का उत्पादन बंद रहा। मजदूरों ठाकुर साहब को बताए। अब ठाकुर साहब फिर मिल प्रशासन के पीछे पड़ गए कि भाई ये तो गलत है ना, तुम किसी को निकाल रहे, ये तो गलत है, रोजी रोटी का सवाल है इतने सारे मजदूरों का। फिर से समझौता वार्ता चली, और सेवा से जो निकाले गए मजदूर थे उनको पुनः सेवा में ले लिया गया। मतलब पहली जो वार्ता थी उसमें 600 मजदूरों को
निकाल दिया गया था कि अब तुमको निकाला जाता है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो जब ठाकुर साहब के प्रयास से फिर से 600 मजदूरों को वापस ले लिया गया और ठाकुर साहब का जो निष्कासन था उसको रद्द किया गया। तो मेन वही है, छत्तीसगढ़ का मजदूर आंदोलन बेसिकली राजनांदगांव की जो ये बंगाल नागपुर कॉटन मिल है इसके इर्द गिर्द ही है, और कोई हमारे यहाँ मिल ही नहीं थी उस समय, तो आंदोलन क्या चलेगा। इनके नेतृत्व में मजदूरों के कार्य के घंटे निर्धारित हुए, वेतन बढ़ाया गया और इनके कार्य के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रशासन वो हुआ, बाध्य हुआ। इससे छत्तीसगढ़ का जो मजदूर आंदोलन है वो सफल हुआ और पूरे इंडिया में चर्चित हुआ कि भाई ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन इन लोग की है, वो बड़ी चीज है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का मजदूर आंदोलन था। एक जनजाति आंदोलन है जिसको हम जनजाति वाले में तो पढ़े ही है, फिर से उसको पढ़ लेंगे अगली क्लास में। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिएगा।